हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रॉइड साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो सबसे पहले सेगमेंट फ्रॉइड के साथ थोड़ा फेमिलियराइज हो लेते हैं। सेगमेंट फ्रॉइड का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1856 टू 1939। ये ज्यू थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री ली 1881 में, और बेसिकली इनको जाना जाता है फॉर हिज क्लिनिकल वर्क विद इमोशनली ट्रबल्ड अडल्ट। इन्होंने ज़्यादा काम किया ऐसे लोगों के साथ जो मेंटली सिक थे, तो उनको इन्होंने उनकी जो मेंटल प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने काफ़ी क्लिनिकल वर्क किया। इनको बेसिकली जाना जाता है साइको एनालिसिस के लिए, और उसकी टेक्निक डेवलप करने के लिए इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने मेंटल इलनेस या हिस्टीरिया या ड्रीम एनालिसिस ऐसे इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्क किया। और इनकी जो थ्योरीज हैं ये ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी की। इस थ्योरी को बेसिकली काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, इसको कंट्रोवर्शियल माना जाता है और आजकल के समय में इसको आउटडेटेड भी माना जाता है, क्योंकि इनका जो मेथड है वो ऐसा माना गया था कि वो बहुत साइंटिफिक नहीं है और इनका जो सैंपल साइज है बहुत छोटा। इन्होंने कुछ ही क्लिनिकल पेशेंट्स के जो उन्होंने स्टडी किया उनको उसके बेसिस पे उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया, और इन्होंने सिर्फ एक ही बच्चा पेशेंट था, इनका जो चाइल्ड पेशेंट था उसके ऊपर इन्होंने जो थ्योरी है वो उन्होंने डेवलप करा, और इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्या हम इसको सभी एज ग्रुप्स के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो थ्योरी है इनकी ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी हम इसको अपने एजुकेशन साइकोलॉजी में इसके इनपुट्स को हम लेते हैं। Freud believed childhood experiences and unconscious desires influenced behavior, our adult lives and shape our personality। तो ये मानते थे कि जो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, यानी जो छोटी उम्र में हमें एक्सपीरियंसेस होती हैं, और जो हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर है यानी जो हमारी छुपी हुई इच्छाएं हैं, ये हमारे बिहेवियर को और हमारी अडल्ट लाइफ को और हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करती हैं, शेप करती हैं। यानी हमारी आजकल की या अडल्ट की जो भी पर्सनालिटी है, हम जैसा भी बिहेवियर शो करते हैं, जो भी हमारी पर्सनालिटी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो बेस्ड है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के ऊपर और हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स पर। For proper development, parents play a crucial role in managing their children's sexual and aggressive drives during the first few years of life। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और पेरेंट्स का रोल ही डिसाइड करता है कि बच्चे अपने सेक्सुअल और अग्रेसिव ड्राइव्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो पेरेंट्स का बच्चों के साथ जो इनिशियल फ्यू इयर्स में उनका जिस तरह का रिलेशनशिप रहता है और जिस तरह का उनका आपसी संबंध रहता है, वो डिसाइड करता है कि बच्चे बड़े होने के बाद अडल्ट लाइफ पे जब जाएंगे तो वो अपने सेक्सुअल और अग्रेसिव बिहेवियर को कैसे मैनेज करेंगे। तो इसलिए भी इस थ्योरी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये पेरेंट्स के रोल को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करती है। फ्रॉइड थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स हैं। अब ये की पॉइंट्स क्या है? फर्स्ट इज ह्यूमन माइंड इज स्ट्रक्चर्ड इनटू टू मेन पार्ट। ये मानते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है उसके दो पार्ट्स है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। और जो कॉन्शियस माइंड है इट इज जस्ट 10%। तो जो भी हमारी माइंड के कैपेबिलिटीज हैं, जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारी सोच है, जिसको हम जानते हैं, कॉन्शियस मीन्स विच वी आर अवेयर ऑफ, हम जिसके बारे में जानकारी रखते हैं, दैट इज ओनली 10%। और बाकी जो हमारी इच्छाएं हैं या जो हमारी सोच है उसका 90% हमारा अनकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम जानते ही नहीं है। फ्रेडियन थ्योरी का दूसरा की कॉन्सेप्ट है ह्यूमन पर्सनैलिटी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कंपोनेंट, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। यानी ह्यूमन पर्सनैलिटी को हम 3 हिस्सों में या 3 कंपोनेंट्स में हम देख सकते हैं। एक है इड, एक है सुपर ईगो और एक है ईगो। इड वो कंपोनेंट है जो कि अनकॉन्शियस माइंड के साथ रिलेट करता है,
और सुपर ईगो वो कंपोनेंट है जो कॉन्शियस माइंड के साथ रिलेट करता है। इट इज एसोसिएटेड विद अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड मतलब जिसको हम जानते नहीं हैं। एंड इट वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है कि मुझे ये पसंद है, मेरी ये इच्छा है और ये होना चाहिए। वी आर बॉर्न विद द कलेक्शन ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स और बायोलॉजिकल ड्राइव। तो ये जो इड है ये किसी भी इंडिविजुअल में जन्म से ही प्रेजेंट होता है। उसकी कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती हैं, कुछ बायोलॉजिकल ड्राइव्स होती हैं। बच्चे होते हैं उनमें शुरू से ही उनको भूख लगती है, उनके लिए अपना कंफर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो किस पे वर्क करते हैं? अपने प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है कि उनके लिए उनको जो पसंद है वही कुछ होना चाहिए। एंड इट ऑल्सो वर्क्स ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी उनको जो चीज़ चाहिए वो उनको उसी समय वो उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट मतलब उसी समय, ग्रेटिफिकेशन मतलब इच्छा पूर्ति। तो पर्सनैलिटी का वो कंपोनेंट जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर बेस्ड है और बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव्स के ऊपर डिपेंडेंट के से रिलेटेड है, बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज इड। तो ये क्या है? ये हमारी फिजिकल नीड्स और अर्जेस हैं और ये हमें बचपन से ही या जन्म से ही प्रेजेंट होती हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम सुपर ईगो देखें तो इट इज रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विद कॉन्शियस माइंड। ये वर्क करता है रूल ऑफ कंडक्ट पे। यानी रूल ऑफ कंडक्ट क्या होता है? आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ऐसा आप बिहेवियर के लिए अपने आप को कैसे कंडक्ट करना है, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसके जो रूल्स हैं वो चाहे आपने खुद अपने लिए बनाए हैं चाहे सोसाइटी ने बनाए हैं, ये उसके अनुसार काम करता है। तो पर्सनैलिटी का वो कंपोनेंट जो रूल ऑफ कंडक्ट के अनुसार काम करता है दैट इज कॉल्ड एज द सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है ये हमारी पर्सनैलिटी का एथिकल कंपोनेंट है, ये एथिक्स पे बेस्ड है और ये काम क्या करता है? ये ऐसी अर्जेस को जो कि इड के द्वारा जनरेट हो, यानी बेसिक नीड्स जो हैं उसको सप्रेस करता है। ये उन नीड्स को सप्रेस करता है और इसके कारण जो ईगो है हमारी दैट बिहेव्स इन ए मॉरल रादर दैन रियलिस्टिक वे, जिसके कारण हम जैसे जैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो हम किसी भी काम को मॉरली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, रियलिस्टिकली नहीं करते। तो ये पर्सनैलिटी का कंपोनेंट हमारी बेसिक अर्जेस को मैनेज करता है ताकि हम उसको मॉरली और एज पर द रूल ऑफ कंडक्ट हम उसको कंडक्ट कर सकें। The superego's criticism, prohibitions and inhibitions form a person's conscience। तो ये जो है सुपर ईगो जो हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म लगाता है, हमारी इच्छाओं को रोकता है, प्रोहिबिट करता है, इनहिबिट करता है, यानी उनकी इंटेंसिटी को कम करता है। इसके कारण किसी पर्सन का कॉन्साइंस या अंतर्मन डेवलप होता है एंड इट्स पॉजिटिव एस्पिरेशन। और जो सुपर ईगो की जो पॉजिटिव एस्पिरेशंस होती हैं उसके कारण क्या होता है? एंड आइडियल्स रिप्रेजेंट वंस आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज और ईगो सेल्फ। तो सुपर ईगो जो हमारे बारे में, अपने बारे में जो पॉजिटिव एस्पिरेशन कि हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए, हम ऐसे बनेंगे, हम ऐसा करेंगे, मैं ऐसा करता हूँ ऐसा नहीं करता हूँ, ये जो पॉजिटिव एस्पिरेशंस हैं ये हमारा आइडियलाइज्ड सेल्फ इमेज फॉर्म करते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी कंपोनेंट इज द ईगो। ईगो पार्शली कॉन्शियस एंड पार्शली अनकॉन्शियस है। यानी सुपर ईगो और ईगो के इड के मिक्स से जो हमारी पर्सनैलिटी जो बनती है, जिसको हम पोर्ट्रे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ईगो। ये किस पे वर्क करती है? इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। यानी असल में आप क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आपको मॉरली क्या करना चाहिए, इनके बीच का एक रास्ता होता है कि आप बीच में उन दोनों के तालमेल को बिठा के क्या करते हैं, दैट इज द रियलिटी प्रिंसिपल। तो इड का जो पर्सनैलिटी कंपोनेंट है वो कहेगा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सुपर ईगो इट विल से नो, यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस बिकॉज इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द मॉरल स्टैंडर्ड्स।
But ultimately ego, what it will do, it will bring you to delayed gratification of some of its instructional needs. यानी जो आपकी कुछ जो जरूरतें जो सच में जरूरी हैं उसके लिए सुपर ईगो, जिसको इड को बहुत ज़्यादा सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसके लिए ईगो जो है इट फाइंड्स ए वे फॉर डिलेड ग्रेटिफिकेशन. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग इन ए मीटिंग और आपको भूख लग गई. अब भूख लग गई तो इड जो है ये आपको, आपका पर्सनैलिटी का कंपोनेंट आपको कहेगा कि भाई अभी भूख लगी है, अभी खाना खा लो. लेकिन सुपर ईगो विल से दैट नो, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स. आप अभी खाना नहीं खा सकते. सो द ईगो विल इंस्ट्रक्ट यू टू go for delayed gratification. So what you may do, that you will look for a break whenever the meeting, there will be a 2-minute break within the meeting, then during that time period you can go and have some snacks. तो ये जो delayed gratification है that is controlled by ego. It is the rational pragmatic part of our personality. rational मतलब कि आप सोच समझ के फैसला लेते हैं. pragmatic मतलब एक प्रोसेस में चलते हैं. तो ये हमारी पर्सनैलिटी का वो कंपोनेंट है जो हमारे रैशनल बिहेवियर को और pragmatic हमारा वे ऑफ लाइफ जो है उसको उस तरह से चलाने में हेल्प करता है. Third key point of Freudian theory is that development takes place through 5 basic stages. अभी हमने पढ़ा था कि जो growth and development है ये continues throughout life. लेकिन ये जो growth and development है इसको according to Freudian theory 5 basic stages में divide किया जा सकता है. ये 5 stages हैं oral, anal, phallic, latency and genital. तो ये जो 5 stages हैं ये क्रोनोलॉजिकल ईयर्स में भी डिफ्रेंशिएटेड है. जैसे बर्थ से 1-1.5 साल की जो एज है दैट इज ओरल स्टेज, 1.5 से 3 साल की एनल है, 6 ईयर टू पुबर्टी इज फैलिक एंड पुबर्टी स्टेज इज कॉल्ड एज लेटेंसी एंड ऑनवर्ड्स पुबर्टी यानी जो एडोलेसेंस एज है उसके बाद का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज द जेनाइटल. इन सभी स्टेजेस में डिफरेंस क्या है? इन स्टेजेस को डिफाइन किया गया है कि आपको इन स्टेजेस में किस चीज से ज्यादा खुशी मिलती है, आपका प्लेजर कहाँ पे सेंटर्ड है. ड्यूरिंग ओरल स्टेज द प्लेजर इज सेंटर्ड ऑन माउथ. आपने देखा होगा छोटे बच्चे को कुछ भी दो वो हर चीज को मुंह में डाल देता है क्योंकि उसको हर चीज को मुंह में डालने से या उसका जो खुशी है दैट इज रिलेटेड टू हिज माउथ. नेक्स्ट इज एनल. इस एज ग्रुप में आके बच्चे जो हैं अपने ब्लैडर या बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करना सीख जाते हैं. फैलिक स्टेज में प्लेजर इज मोर फोकस्ड ऑन जेनिटल और बच्चे ये सीख जाते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंसेस क्या है. लेटेंसी वो एज है जिसमें सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है सप्रेस हो जाते हैं और सोशल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स ज़्यादा प्रोनाउंस्ड रहते हैं. एंड आफ्टर प्यूबर्टी द सेक्सुअल रीअवेकनिंग हैपन्स और लोग जो हैं वो मैरिज और मैरिज लाइक रिलेशनशिप्स में जाना पसंद करते हैं, फैमिली बनाना पसंद करते हैं. Main part is this, that according to Freudian theory these all stages are sequential and happen one after the other. अगर एक स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं then the individual passes to next stage, otherwise he gets stuck up in the initial stage. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं यू मे सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks for watching. You may submit your comments in the comment section.